अब हम करेंगे पार्ट 14, दस्तावेजीकरण है पॉलिसी चरण 2। सबसे पहले ये देखिए कि पॉलिसी हो गई है आपकी, बॉन्ड आ गया है, अब आता है प्रीमियम। प्रीमियम जब आप जमा करेंगे तो कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा लेट हो जाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। तो एक अवधि जिसके भीतर आप जमा करेंगे तो आपको जितना पैसा जमा करना है उतना ही करना पड़ेगा, माने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा। उसको बोलते हैं हम रियायती अवधि, यानी कि ग्रेस पीरियड। अब देखिए, रियायती अवधि जो होती है उसके भीतर बीमा चालू स्थिति में माना जाता है। अब इसका दूसरा तात्पर्य ये होता है, मान लीजिए आज है 13 तारीख, 13 तारीख को पॉलिसी ड्यू है और किसी व्यक्ति ने आज नहीं पटाया और आज से अगले 30 दिनों के अंदर उसको पटाना है। 30 दिनों का टाइम होता है। इस 30 दिन के अंदर अगर उसको कुछ हो जाता है तो पॉलिसी का जो क्लेम है, यानी कि जो मृत्यु दावा है, वो उसको दिया जाएगा। जब ये दावा उसको दिया जाएगा तो उसमें से इस महीने का जो प्रीमियम है या इस साल का जो प्रीमियम है, क्योंकि अगर साल के बेसिस में है तो साल वाला लगेगा, वो प्रीमियम ले लिया जाता है। तो कहने का क्या मतलब, इस पीरियड में मुफ्त का कवर माना जा सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई पॉलिसी का प्रीमियम इस 30 दिन के अंदर भी नहीं पटाता, नहीं पे करता, उस केस में इस पॉलिसी को हम लैप्स मानेंगे। ठीक है, चूक हो गई, लैप्स हो गई पॉलिसी। तो अब पॉलिसी जब चूक हो गई उसके बाद क्या, तो उसके बाद ये है, अगर लैप्स होने के 30 दिनों के भीतर आप पटा देते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज आता है, लेकिन आपकी पॉलिसी रीइंस्टेट यानी कि पुनर्स्थापित हो जाती है। लेकिन अगर आपने उस पीरियड में भी पैसा नहीं पटाया, तब आपकी पॉलिसी फिर उसको अगर चालू करवाना है तो अब आता है रिवाइवल। रिवाइवल 5 साल के अंदर भी अब हो जाता है। जहाँ तक LIC की बात है तो 5 साल के अंदर भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, 5 साल के अंदर हो जाता है तो ऐसा नहीं कि आसान होता है, उसका कुछ प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़, पूरा जो चीज़ होता है वो पूरे नए प्रीमियम नए बीमा करवाने जैसा ही प्रोसेस होता है। हो सकता है कि आपका मेडिकल आए, हो सकता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट फिर से देने पड़े। तो अब आते हैं हम पुनर्चनल जो है वो उसके प्रकार। सबसे पहला है साधारण पुनर्चनल। इसमें मात्र आपको जो एक्स्ट्रा पैसा आता है, साधारण एक्स्ट्रा जो राशि, जो बकाया राशि है, प्रीमियम की बकाया राशि का भुगतान किया जाता है। तो नॉर्मल आपका उतना ही दे देते हैं आप और हो जाता है रिवाइवल। तो ये है साधारण पुनर्चनल। फिर विशेष पुनर्चलन। विशेष पुनर्चलन में क्या होता है कि जब पॉलिसी मान लो 3 साल से कम चली है, पहला कंडीशन कि 3 साल से कम चली है ये। दूसरा, उसने सरेंडर वैल्यू यानी कि समर्पण मूल्य भी हासिल नहीं किया है। 3 साल से कम समय हुआ है, सरेंडर वैल्यू जो है वो अर्जित नहीं किया है, और रिवाइवल के लिए भी ये कब आ रहा है, फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, प्रथम बकाया राशि से, बकाया राशि से 1 साल या उससे अधिक टाइम के बाद आ रहा है रिवाइवल के लिए। ठीक है। तब इस केस में जब अपन रिवाइज करेंगे तो ये रिवाइवल होता है। किस टाइप का रिवाइवल होता है, किस टाइप का पुनर्चलन होता है, विशेष या स्पेशल रिवाइवल। अब आ गया अगला। अगला क्या है हमारा, इसमें विशेष जो पुनर्चलन में बता रही थी, इसमें कंडीशन क्या होती है। मान लो किसी व्यक्ति की जो, जब उन्होंने पॉलिसी ली थी तब 40 साल के थे और अभी वो 42 साल के हो गए हैं। ठीक है। और
ये चलो 43 साल की या 44 साल की, चलो 44 साल की मान लो हो गया वो, ठीक है। जब लिया था तो 20 साल का उन्होंने लिया था अवधि, तो अब देखिए क्या हो गया, 4 साल चले गए हैं। तो अब जो नई पॉलिसी यानी रिवाइवल के बाद वो 16 साल की वो पॉलिसी लेंगे। माने ये कहने का कि इसके कवरेज में फ़र्क नहीं आता है कि अब 40 साल के थे तो 20 साल लिया तो 60 साल ही होगा ना। तो 44 साल में 20 साल का नहीं लेंगे, फिर 16 साल का लेंगे जो बची हुई अवधि है। तो ये होता है हमारा विशेष पुनर्चलन। अब इसके बाद आता है ऋण सह पुनर्चलन, ऋण के साथ पुनर्चलन। और ये कैसे होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पुनर्चलन भी होता है, साथ साथ में आप लोन भी देते हैं, ठीक है। और ये मात्र उन पॉलिसियों को मिलता है जिनमें समर्पण मूल्य अर्जित कर लिया गया है। माने, क्योंकि आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो लोन मिलता है समर्पण मूल्य पे ही मिलता है। समर्पण जो मूल्य है आपका, उसका एक परसेंटेज ही होता है जो रिवाइवल वाला, मतलब सॉरी, जो लोन अमाउंट आपको मिलती है। और इसके बाद आता है हमारा किश्तों द्वारा पुनर्चलन। अगर मान लो किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा हो गया है ना, अमाउंट वो एक साथ पटा ही नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे आप, उसको उसको आप किश्तों में बांट देंगे कि आगे वाले प्रीमियम के साथ उसको जोड़ देंगे, तो प्रीमियम के साथ साथ वो जो अभी तक का अमाउंट है पुनर्चलन वाला वो भी पड़ता रहेगा। तो एक किश्तों के साथ हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है गैर जब्ती के प्रावधान, माने होता है सरेंडर। इसका दूसरा एक मतलब होता है सरेंडर वाली प्रावधान है ये। इसमें क्या कहता है IRDAI कि कुछ समय बाद अगर उसका पॉलिसी वो रोकना चाह रहा है तो भी कुछ न कुछ अमाउंट उसको मिलना चाहिए। ये होता है सरेंडर वैल्यू। तो कम से कम 3 साल अगर वो पॉलिसी चल गई है तो गारंटीकृत समर्पण मूल्य उस केस में मिलता है। एक ऐसा समर्पण मूल्य जो गारंटीड होता है। तो देखिए, मैं एक पॉलिसी का देखती हूँ, मेरे पास अगर होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको एक पॉलिसी का कैलकुलेट करके ही बता देती हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लिया है जीवन लक्ष्य, ठीक है। इनकी उम्र है मान लो 35 ईयर्स। ये इंसान 1 लाख रुपया एनुअल दे रहे हैं और इन्होंने 20 साल का मान लो पॉलिसी लेके रखा है, ठीक है। 20 साल का लेंगे तो इसमें 17 साल इनको पे करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें टर्म राइडर दे रहे हो इनको, अब सबमिट कर दो PDF। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि अगर आप व्यक्ति अभी 35 साल के हैं, अगर 44 साल में सरेंडर करना चाह रहे हैं तो देखो कितना अमाउंट हो जाएगा, 6,98,737 रुपया। और ये सरेंडर वैल्यू इनको मिलेगा, ठीक है। और लोन कितना मिल जाएगा, 6,28,863। मैंने बताया था ना कि आपकी सरेंडर अमाउंट जो है उसमें आपका लोन होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसी का परसेंटेज होता है आपका लोन। तो ये जो साइड में आपको दिख रहा है, ये इतने साल में सरेंडर करने पे इतना मिलेगा, ये इस चीज़ को दिखाता है। तो क्या कहने का मतलब है कि एक आपका गारंटीड सरेंडर वैल्यू आपको मिलता है। अब अगर पॉलिसी में ऋण ले रहे हैं हम तो क्या होगा, आप अपने सरेंडर वैल्यू पे लोन आपको मिल सकता है, मैंने आपको दिखाया भी। तो उस केस में कुछ कंडीशन होती है, क्या होती है, पॉलिसी बॉन्ड जो है आपका कंपनी जमा कर लेगी, जब आप पूरा ऋण चुका देंगे तब वापस देगी, एक। दूसरा, आपके अधिकार जो हैं वो आप कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपके अधिकार उस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपका नामांकन जो है रद्द नहीं होता है, लेकिन जो अधिकार आपके हैं उस पॉलिसी से रिगार्डिंग
वो आप उस कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको बोलते हैं समनुदेशन। लेकिन आपका नामांकन रद्द नहीं किया जाता है। समनुदेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप प्रीमियम एक व्यक्ति पटाता है, लेकिन पैसा मैच्योरिटी का उस इंसान के हक में या उसके फ़ायदे उस इंसान को मिलते हैं जिसके जिसके लिए इसको समनुदेशन कर दिया गया होता है। ठीक है। अब फिर आमतौर पर बीमा कंपनियां पॉलिसी ऋणों पर ब्याज वसूलती हैं जो अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप में दिए होते हैं। अगर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया तो ये पॉलिसी ऋण का हिस्सा बन जाता है और बाद में फिर पटाया जाता है। तो ब्याज अलग से, पहले ब्याज पटाते हैं फिर मूल, इसमें आप ये समझ सकते हैं। फोरक्लोजर क्या होती है? मान लो अगर ऐसा लग रहा है कि कंपनी जो सामने वाला व्यक्ति है वो ऋण नहीं दे पाएगा, तो पॉलिसी वहीं पे बंद हो जाती है और अब तक का जितना आपका ऋण था कंपनी का और ब्याज, वो क्या करेगी, उसको वो ले लेगी और जो बची राशि है वो पॉलिसी धारक को दे दी जाती है और उसको उसके पहले उस पॉलिसी धारक को उसका नोटिस जारी किया जाता है। अब पॉलिसी के विशेष प्रावधान और पृष्ठांकन हम समझेंगे। सबसे पहला है हमारा नामांकन, जो कि धारा 39 में आता है और ये ज़रूरी है। नामांकन आपने बहुत समझा होगा, जब भी पॉलिसी की जाती है तो कोई एक नॉमिनी आप रखते हैं, नामांकन किया जाता है, कोई नामिती होता है जिसका आप ये कहेंगे कि अगर कल को मैं नहीं रहता हूँ तो इस व्यक्ति को पैसा चला जाएगा। ठीक है, इस व्यक्ति को पैसा चला जाएगा, ये होता है हमारा नामिती। अच्छा, अब ये नामांकन हम जिस व्यक्ति को करते हैं तो एक से अधिक व्यक्तियों को कर सकते हैं। धारा 39 के अंतर्गत ये आदमी आता है, ये नामांकन आता है और आप एक से अधिक व्यक्तियों के हक में नामांकन कर सकते हैं। आपके नहीं रहने पर ही सिर्फ पैसा जो है आपके नामिती को मिलेगा, ऐसा कस्टमर को बताना है। फिर नामांकन कभी भी किया जा सकता है। सबसे पहले तो पॉलिसी खरीदे जाते समय ही किया जाता है, लेकिन बाद में भी किया जा सकता है। अब नामिती के व्यक्ति क्या होता है, उसके पास क्या क्या हक होते हैं? तो नामिती केवल बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी की धनराशि प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अगर जब व्यक्ति जो जिंदा है उसके मैच्योरिटी का पैसा नामिती को नहीं जाएगा, सिर्फ मरने पे नामिती को जाता है। समझ गए? तो नामिती का रोल तब आता है जब व्यक्ति मर जाए। अगर वो जिंदा है और पैसा मैच्योर हो गए, पॉलिसी मैच्योर हो गई, तो मैच्योरिटी का पैसा उस व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उसका डेथ क्लेम आ रहा है तो उस नॉमिनी को जाएगा, नामिती को जाएगा। अगर नामिती नाबालिग है तब क्या करेंगे? अगर आपका नामित है वो नाबालिग है तो क्या करेंगे? नाबालिग माने 18 साल से कम उम्र का है, उसके लिए एक व्यक्ति आप नियुक्त करते हैं जिसको बोलते हैं हम अपॉइंटी। अपॉइंटी क्या करेगा? जब तक वो बालिग नहीं हो जाता तब तक उसके ऊपर रहता है उसका अधिकार, और जैसे ही व्यक्ति बालिग हो गया जिसके लिए आपने नॉमिनेशन दिया था, उसका अधिकार वो खो देता है। मतलब 18 साल का जैसे ही नॉमिनी हुआ तो अपॉइंटी की फिर जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो नामिती बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो गई और नामिती अवयस्क है, ठीक है, उस केस में और नियुक्त व्यक्ति आपने निर्दिष्ट नहीं है, मतलब नियुक्त व्यक्ति है ही नहीं वहां पर, उस केस में जो कानूनी वारिस है उनको पैसा दिया जाता है। अब धारा 39 के प्रावधान जो हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या आता है ये सब लिखा हुआ है। मेन ये है कि पृष्ठांकन के द्वारा भी जोड़ा जा सकता है इसको, पॉलिसी जब शुरू होती है तब भी जोड़ा जा सकता है। और समानुदेशन जो है नामांकन को जनरली रद्द कर देता है। माने अगर पॉलिसी समानुदेशित की गई है तो नामांकन का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब बीमा कंपनी को समानुदेशन करते हैं, वो कब करते हैं हम? ऋण की स्थिति में, तब नामांकन रद्द नहीं होता है, तब नामांकन बना रहता है। अब नामांकन जो है एमडब्ल्यूपी अधिनियम की धारा 6 के लिए लागू नहीं होता है। फिर अब आते हैं हम समानुदेशन यानी कि असाइनमेंट। अपने स्वामित्व और हित का सार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरण क्या कहा जाता है? समानुदेशन। और जिस व्यक्ति ने समानुदेशन किया है उसको हम बोलते हैं समानुदेशक, और जिस व्यक्ति के को की जाती है उसको हम बोलते हैं समानुदेशिती। हमारा ये धारा कौन सी है? हमारी 38। ये धारा 38 है।
अब वही लिखा है, समनुदेशन होने पर नामांकन रद्द हो जाता है सिवाय उस मामले के जब समनुदेशन एक पॉलिसी ऋण के लिए बीमा कंपनी को किया गया होता है, और धारा 38 के अंदर ये नियंत्रित होता है। ठीक है। अब अगर मान लो जो चीज़, जो राइडर, मान लो जो सुविधा मेन बीमित व्यक्ति को ही नहीं मिली है, वो समनुदेशित को भी नहीं मिलेगी। ये इस पॉइंट में ये चीज़ कही गई है, जो बीमा बीमित व्यक्ति को ही नहीं अधिकार मिला है वो समनुदेशित को नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में जो बीमित को मिला है वही समनुदेशित को भी मिलेगा। अब समनुदेशन के हम प्रकार देख लेते हैं। पहला है सशर्त और दूसरा है पूर्ण। सशर्त में क्या होता है, जब जैसे ही समनुदेशित की मौत हो जाती है तो वो पॉलिसी धारक के पास अपने आप चला जाएगा, अगर बीमित व्यक्ति जिंदा है तो। ठीक है। तो बीमित व्यक्ति के परिपक्वता की तिथि तक जीवित रहने पर या समनुदेशित की मौत होने पर पॉलिसी उसके पास चली जाएगी। देखो, जब पॉलिसी मैच्योर हो गई तब भी वो उस व्यक्ति के पास वापस चली जाएगी, और जब उस समनुदेशित की मृत्यु हो गई तब भी पॉलिसी जो है वो बीमित व्यक्ति के पास वापस चली जाएगी। ठीक है। अब आता है पूर्ण समनुदेशन, माने पूरी तरीके से आप जब समनुदेशन कर दिया तो उसको हम जो समनुदेशित है उसका जिस तरीके से चाहे उसके साथ वो व्यवहार कर सकता है। अब आता है कुछ शर्तें हैं, उसमें जो खास खास है वो हम पढ़ लेते हैं। पहला तो लागू कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। फिर समनुदेशित जो है, दूसरा समनुदेशन कर सकता है लेकिन नामांकन नहीं कर सकता, क्योंकि नामांकन का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता समनुदेशन होने के बाद। फिर समनुदेशन लिखित रूप में हस्ताक्षरित होना चाहिए और कम से कम एक गवाह उसमें उसको अभिप्रमाणित करना चाहिए उसको। अच्छा, जब तक समनुदेशन की सूचना लिखित रूप में बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं होती तब तक कोई स्वामित्व का अधिकार वो नहीं देगा दूसरे को। फिर धारा 38 के प्रावधान क्या क्या हैं? समनुदेशन पृष्ठांकन के द्वारा जोड़ा जा सकता है, लिखित नोटिस किया जाना चाहिए। अच्छा, अगर अब मान लो आपने समनुदेशन कर दिया लेकिन पॉलिसी जो बीमा करता है, जो बीमा करता कंपनी है, उसको इस समनुदेशन स्वीकार नहीं है, उस केस में क्या होगा? वो पॉलिसी धारक को 30 दिन के अंदर बताएगा। और मान लेते हैं कि आप इस बात से संतुष्ट नहीं हैं, जो बीमाकर्ता ने आपको कारण दिया है आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जो प्राधिकरण है हमारा IRDAI, उसके पास 30 दिनों के भीतर दावा डालेंगे। ठीक है। तो समनुदेशन करना है तो लिखित में देंगे, पहली बात तो। फिर बीमाकर्ता का स्वीकार है कि अस्वीकार है, अगर अस्वीकार है तो वो पॉलिसी धारक को 30 दिन के अंदर बताएगा कारण के साथ। कारण से अगर आप संतुष्ट नहीं है, मतलब पॉलिसी धारक संतुष्ट नहीं है, तो प्राधिकरण के पास एक दावा करेगा 30 दिनों के अंदर। अच्छा, जब तक ये बताया ना गया हो कि समनुदेशन सशर्त है, उसको पूर्ण माना जाता है। ठीक है। सशर्त याद है ना, 2 कंडीशन में वो वापस चला जाता है उसके पास, और पूर्ण में पूरी तरीके से वापस चला जाता है, पूरी तरीके से समनुदेशित के पास चला जाता है। नामांकन ये केवल वहां लागू होता है जहां आपका ये बीमा अधिनियम लागू होता है, और जो आपका समनुदेशन है धारा 38, वो कहाँ लागू होगी? संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित संबद्ध देश के कानून के अनुसार दुनिया भर में लागू होता है। डुप्लीकेट पॉलिसी, मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी बॉन्ड गुम गई है, तो आप क्या करोगे? लिखित में आप कंपनी को बताएंगे तो वो आपको नया डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड जारी कर देगा। अच्छा, अगर भुगतान शीघ्र देय है, उसके लिए आपको ज़रूरत है, तो आप अखबार में विज्ञापन दे देंगे और एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी हो जाएगी और आपको मिल जाएगा। जनरली एफिडेविट वगैरह बनवाना पड़ता है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कुछ बदलाव हैं जो अनुमति नहीं है, मतलब जैसे देखो, आप नॉमिनी का नाम चेंज करवा सकते हैं। ठीक है।
आप आपके नाम के स्पेलिंग सही करवा सकते हैं, आपके नाम की स्पेलिंग बदलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कम नहीं चेंज होती, जैसे कि प्रीमियम भुगतान की अवधि आप नहीं बढ़ा सकते, मुनाफा सहित या मुनाफा रहित नहीं बना सकते, बीमा की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में नहीं डाल सकते, जोखिम को बढ़ा नहीं सकते या और बीमा धन में वृद्धि नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही पार्ट 14 खत्म होता है।